कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्र का दिल बार बार शिव्यांशिका को लेकर बेचैन हो रहा था। शिव्यांशिका के बारे में सोचकर अजीब सा ख्याल आ रहा था उसे। आधी रात में सिंह मैंसन में अभिज्ञान जी अपने रूम में सो रहे थे, तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है जिसकी वजह से उनकी नींद खुल जाती है। वो आवाज़ के बारे में पता लगाने उस दिशा में जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब वो अपने रूम से बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें ये आवाज़ें शिव्यांशिका के रूम से आ रही थी। वो शिव्यांशिका के रूम में जाते हैं तो देखते हैं एक साया कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त हो चुका था। अभिज्ञान जी जब लाइट ऑन करते हैं तो सामने शिव्यांशिका को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो देखते हैं शिव्यांशिका का पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। वो बुरी तरह से कांप रही थी और उसकी आंखें बहुत लाल थी। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो कुछ ढूंढ रही थी। अभिज्ञान जी परेशान होते हुए अभिज्ञान जी की आवाज़ सुनकर शिव्यांशिका के हाथ रुक जाते हैं। वो उन्हें देखती है। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका के पास आकर, शिव्यांशिका आप ठीक तो है ना बेटा, ये सब क्या हुआ आपको? शिव्यांशिका गहरी सांस लेकर बहुत मुश्किल से बोलती है, अटैक। शिव्यांशिका की बात सुनकर अभिज्ञान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना समय गंवाए जल्दी से रूम से बाहर निकलकर अपने रूम में आते हैं और जल्दी जल्दी कुछ ढूंढने लगते हैं। अभिज्ञान जी की आवाज़ करने से आराध्या जी की भी नींद खुल जाती है। वो अभिज्ञान जी को देखती हैं जो परेशान होकर कुछ ढूंढ रहे थे। आराध्या जी अपनी उनिंदी आंखों से, अभिज्ञान जी आप क्या ढूंढ रहे हैं? अभिज्ञान जी हड़बड़ाते हुए, आराध्या शिव्यांशिका की पिल्स कहाँ है? आराध्या जी असमंजस से, शिव्यांशिका की पिल्स, वो आपको क्यों चाहिए? अभिज्ञान जी बोले, आराध्या अभी सवाल जवाब का समय नहीं है, आप जल्दी से मुझे शिव्यांशिका की दवाइयाँ दीजिए। अभिज्ञान जी को परेशान देखकर और उनकी बातें सुनकर आराध्या जी जल्दी से उठकर उन्हें शिव्यांशिका की दवाइयाँ निकाल कर देती हैं। पिल्स मिलते ही अभिज्ञान जी जल्दी से रूम से बाहर जाते हैं तो उन्हें ऐसे परेशान देखकर आराध्या जी भी उनके पीछे जाती हैं। आराध्या जी जब अभिज्ञान जी के पीछे शिव्यांशिका के रूम में आती हैं तो हैरान रह जाती हैं। शिव्यांशिका की हालत अब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। शायद समय से दवाइयाँ न मिलने की वजह से अभिज्ञान जी जल्दी से शिव्यांशिका के पास आते हैं। अब तक शिव्यांशिका बेहोशी की हालत में थी। अभिज्ञान जी जल्दी से शिव्यांशिका को दवाई खिलाते हैं, पर शायद देर हो चुकी थी। शिव्यांशिका बेहोश हो चुकी थी। शिव्यांशिका की ऐसी हालत देखकर आराध्या जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज इतने दिनों बाद वापस से शिव्यांशिका को उस दर्द में तड़पता देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। शिव्यांशिका को बेहोश देखकर अभिज्ञान जी और आराध्या जी परेशान हो जाते हैं। आराध्या जी जल्दी से शिव्यांशिका के पास आकर उसे संभालती हैं और अभिज्ञान जी डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका को एक डॉक्टर चेक कर रहे थे। अभिज्ञान जी और आराध्या जी वहीं खड़े ये सब देख रहे थे। अभिज्ञान जी डॉक्टर को देखकर, डॉक्टर माथुर अब शिव्यांशिका कैसी है? डॉक्टर माथुर बोले, ठीक नहीं है मिस्टर सिंह, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पिल्स केवल कुछ टाइम के लिए ठीक है, पर ये इस चीज़ का इलाज नहीं है और आज तो शिव्यांशिका की हालत बहुत ख़राब थी। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम शायद कुछ भी ना कर पाएँ। आराध्या जी रोते हुए बोली, प्लीज़ डॉक्टर माथुर मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकती। डॉक्टर माथुर बोले, मिसेस सिंह आप प्लीज़ खुद को संभालिए, आपको शिव्यांशिका को भी संभालना है। पर मेरे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप लोगों ने तो कहा था कि शिव्यांशिका ने पिल्स लेना बंद कर दिया है और वो अब अच्छे से सोती भी है, तो फिर आज अचानक ये सब? अभिज्ञान जी बोले, यही तो हमें भी नहीं पता डॉक्टर माथुर, रुद्र के शिव्यांशिका की लाइफ में आने के बाद से ये पहली बार है कि शिव्यांशिका को ऐसे अचानक पैनिक अटैक आया है, वरना वो अब पूरी तरह से ठीक थी, ठीक से सोती भी थी, उसे वो सपने आने भी बंद हो गए थे। डॉक्टर माथुर बोले, ठीक है आप लोग इनका ध्यान रखिए, मैंने शिव्यांशिका को नींद का इंजेक्शन दे दिया है ताकि ये थोड़ी देर आराम कर सके। अब इसे कल सुबह ही होश आएगा, अब मैं चलता हूँ। अभिज्ञान जी डॉक्टर माथुर की बात सुनकर उन्हें छोड़ने चले जाते हैं। वहीं आराध्या जी शिव्यांशिका के पास आकर उसके माथे को प्यार से चूमती हैं और उसे निहारने लगती हैं। अभिज्ञान जी जब डॉक्टर माथुर को छोड़कर वापस आते हैं तो देखते हैं आराध्या जी शिव्यांशिका के पास उसके सिरहाने बैठी हुई उसके सिर पर हाथ फिरा रही थी।
आराध्या जी बोली, आज ही तो हमने बात की थी कि शिव्यांशिका अब ठीक हो रही है, तो फिर ये सब अचानक क्या हो गया अभिज्ञान जी? अभिज्ञान जी बोले, कुछ चीज़ें हमें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए आराध्या, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। किसी शिव्यांशिका तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। आराध्या जी अभिज्ञान जी को देखकर, तो क्या तब तक मैं अपनी बच्ची को ऐसे तड़पता हुआ देखूं? आपने देखा ना, आज उसकी हालत बिल्कुल वैसे हो गई थी जैसे पहली बार उसे अटैक आया था। अभिज्ञान जी आराध्या जी की बात सुनकर याद करने लगते हैं उस हादसे के बाद जब अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को बचाकर अपने साथ लेकर आए थे। तब से शिव्यांशिका काफ़ी शांत और उदास रहने लगी थी। वो किसी से भी बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने दिल की बातें अपने अंदर ही रखती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर एक दिन शिव्यांशिका अचानक से कांपने लगी। वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो गहरी गहरी सांसें लेने की कोशिश कर रही थी। उस हादसे का गहरा असर शिव्यांशिका पर नजर आने लगा था। चूँकि ये सब पहली बार था तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। वक्त पर शिव्यांशिका को जब सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो बेहोश हो गई। जब उसे डॉक्टर माथुर के पास ले जाया गया तब उन्होंने बताया कि शिव्यांशिका को पैनिक अटैक आया था। उस समय तो डॉक्टर माथुर ने शिव्यांशिका का इलाज कर दिया, पर धीरे धीरे ये अटैक बढ़ने लगे। तब शिव्यांशिका इसे कंट्रोल करने के लिए पिल्स लेने लगी, पर ये पिल्स इसका इलाज नहीं था। ये पिल्स बस शिव्यांशिका को कुछ समय तक इन सब चीज़ों से जूझने से रोक सकता था, पर साथ ही यह शिव्यांशिका के शरीर के लिए हानिकारक भी थी। धीरे धीरे शिव्यांशिका को इन दवाइयों की आदत लग गई। उसने कई बार छोड़ने की कोशिश की, वो हर बार नाकाम रही। लेकिन जब से रुद्र शिव्यांशिका की ज़िंदगी में वापस आया था, शिव्यांशिका खुश रहने लगी थी। उसने पिल्स भी अचानक से बंद कर दी। हालांकि शुरू में तकलीफ हुई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। पर आज वापस से ये सब हो गया। अभिज्ञान जी अपनी सोच से बाहर आते हैं। वो शिव्यांशिका को एक नज़र देखकर आराध्या जी को संभालते हुए अपने रूम में ले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिव्यांशिका अपने रूम में दर्द से छटपटा रही थी। वो सपना देख रही थी, वो कड़वा अतीत, वो ही खूनी मंजर आज इतने दिनों बाद फिर शिव्यांशिका के सपने में आकर उसे तड़पा रहा था। माया की बेरहमी एक बार फिर शिव्यांशिका के सपने में उसकी आंखों के सामने एक रील की तरह चल रही थी। शिव्यांशिका पूरे पसीने से भीग चुकी थी, उसकी सांसें गहरी हो चुकी थी, वो दर्द से कराह रही थी। तभी अचानक से शिव्यांशिका जोर से बाबा सा चिल्लाकर उठती है। घड़ी में अभी 4 बज रहे थे, बाहर अभी भी अंधेरा था। शिव्यांशिका उठकर अपने इमोशन पर काबू पाती है और बिना किसी को बताए सिंह मेंशन से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका एक घर के पास आती है। ये शिव्यांशिका का ही घर था जो उसने बिना किसी को बताए अपने दम पर खरीदा था। लोगों को दिखाने के लिए वो किराए के घर पर रहती थी, पर असल बात ये थी कि वो नहीं चाहती थी कि कभी किसी को भी इसके बारे में पता चले। शिव्यांशिका घर का डोर एक कोड से खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। देखने में ये 2 रूम का एक छोटा सा घर था। शिव्यांशिका एक रूम के पास जाती है, वहाँ पर भी लॉक लगा हुआ था। शिव्यांशिका कोड डालकर उस रूम को खोलती है। अंदर रूम का नज़ारा साधारण रूम की तरह नहीं था। वहाँ 2-2 कंप्यूटर थे, वॉल पर बहुत सारी तस्वीरें और न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई थी। उन तस्वीरों में एक तस्वीर जो सबसे ऊपर की तरफ लगी थी वो माया की थी। पास में ही एक पंचिंग बैग लगा हुआ था। बीच में एक टेबल थी जिस पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी। एक साइड एक अलमारी रखी थी जिस पर बहुत सारी फाइल्स लगी हुई थी। शिव्यांशिका अंदर आकर दोनों कंप्यूटर्स ऑन करती है और उनके आगे बैठकर अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चलाने लगती है। वो बीच बीच में कुछ कुछ नोट भी कर रही थी। दरअसल इस घर में शिव्यांशिका सालों से माया और उससे जुड़े लोगों के बारे में सबूत इकट्ठा कर रही थी, और कल भी फ़ोन माया से संबंधित जानकारी के बारे में आया था जो उसके ही आदमी ने किया था। शिव्यांशिका के नीचे ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके बदले में उसका साथ दे रहे थे, जिनके बारे में आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी विला में रुद्र शिव्यांशिका के इंतजार में हॉल में ही बैठे बैठे सो गया था। थोड़ी देर बाद जब शिव्यांशिका रघुवंशी विला आती है तो रुद्र को देखकर उसके पास चली जाती है। शिव्यांशिका देखती है रुद्र सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। रुद्र को देखकर शिव्यांशिका की आंखों में उसके लिए प्यार दिखाई देने लगता है। वो झुककर धीरे से रुद्र के माथे को प्यार से चूमती है और ऊपर अपने रूम में आ जाती है।
शिव्यांशिका के जाने के बाद रुद्र अपनी आंखें खोलता है। वो शिव्यांशिका के आने पर ही जाग चुका था, पर शिव्यांशिका की आहट महसूस कर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। शिव्यांशिका को देखकर रुद्र चैन की सांस लेता है और अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने रूम से ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर आता है और सीधे शिव्यांशिका के रूम की तरफ चले जाता है। रुद्र अंदर जाता है तो देखता है शिव्यांशिका बालकनी में खड़ी होकर किसी सोच में गुम थी। रुद्र उसके पास जाता है और उसे पीछे से अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। रुद्र के ऐसा करते ही शिव्यांशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना सिर पीछे रुद्र के सीने में टिका देती है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खामोश खड़े रहते हैं। फिर शिव्यांशिका चुप्पी छोड़ते हुए कहती है, पूछेंगे नहीं कि हम कहाँ गए थे? रुद्र शिव्यांशिका पर अपनी पकड़ मजबूत करके, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब सही वक्त आएगा तो मुझे बता दोगी। पर अभी मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी करो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख कर करो, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हें कोई नुकसान हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका रुद्र की तरफ पलटती है और उसकी आंखों में देखने लगती है, जहाँ उसे अपने लिए ढेर सारा प्यार दिखाई दे रहा था। शिव्यांशिका रुद्र की आंखों में देखते हुए रुद्र के पैरों पर अपने पैर रखकर उसके और नज़दीक आ जाती है और उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहे थे। रुद्र शिव्यांशिका को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लेता है। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, कल मैं, रुद्र शिव्यांशिका की बोलती बंद करके आगे बोलने से रोक देता है। थोड़ी देर बाद रुद्र शिव्यांशिका से अलग होकर, मुझे नहीं जानना। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, पर रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, थोड़ी देर बाद सब अपने कामों से निकल जाते हैं। शिव्यांशिका भी रुद्र के साथ ऑफिस चली जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगता है। समय के साथ साथ शिव्यांशिका अपने मकसद के करीब पहुंच रही थी, लेकिन माया के बारे में पता करते करते एक चीज़ थी जो ठीक नहीं थी। वो थी शिव्यांशिका के अटैक्स जो बढ़ने लगे थे। उसे अब डेली सपने आने लगे थे, जिस बारे में रुद्र को अब तक कुछ भी नहीं पता चला था। वहीं रुद्र भी बिना किसी को बताए कुछ कर रहा था। वो क्या कर रहा था ये तो रुद्र ही जानता था। रोज की तरह आज भी शिव्यांशिका और रुद्र ऑफिस गए हुए थे। शाम को जब वो लोग रघुवंशी विला आते हैं तो हैरान हो जाते हैं। हाल में पूरी टोली बैठी हुई थी, साथ ही सारे बड़े, जिनमें रुद्र की बुआ और मौसी भी थी। यहाँ तक कि अभी ज्ञान जी और आराध्या जी भी वहीं थे। तभी रुद्र और शिव्यांशिका की नज़रें सबके बीच में बैठे पंडित जी पर जाती है, जिन्हें देखकर दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों को आता देखकर सब खुश हो जाते हैं। वंश हंसते हुए रुद्र के पास आता है और उसके गले लग जाता है। वंश हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ भाई आप आ गए। सारे बड़ों ने मिलकर आपको, अक्षय भाई को और तरुण भाई को शहीद करने की ठान ली है। वंश की बात सुनकर हाल में बैठे सब लोग मुस्कुरा देते हैं। वहीं रुद्र और शिव्यांशिका असमंजस की स्थिति में वंश को देखते हैं। शिव्यांशिका बोली, ये तुम क्या कह रहे हो वंश? वंश बोला, मैं सही कह रहा हूँ भाभी, अब तो आप मेरी होने वाली नहीं, समझो हो चुकी भाभी हो गई हैं। वंश की गोल गोल बातें शिव्यांशिका और रुद्र दोनों के सर के ऊपर से जा रही थी। वह सभी बड़ों को देखते हैं, जैसे पूछ रहे हों कि आखिर ये वंश कहना क्या चाहता है। वंदना जी रुद्र और शिव्यांशिका को देखकर, कुछ नहीं बच्चों, तुम लोग यहाँ आ जाओ, इसकी बातें तुम लोगों को समझ में नहीं आने वाली। ये कहना क्या चाहता है और समझाना क्या चाहता है इसे तो खुद ही नहीं पता। वंदना जी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और वहीं वंश मुंह बना लेता है। रुद्र और शिव्यांशिका सबके पास आकर बैठते हैं और सभी की तरह पंडित जी को देखने लगते हैं। हालांकि उन्हें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो अपना मुंह बंद करके बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी सबको देखकर कहते हैं, ये यजमान, एक बहुत ही शुभ मुहूर्त सगाई का निकल चुका है। धीर जी पंडित जी को देखकर, तो फिर देरी किस बात की पंडित जी, बताइए ना, हम अपने सभी बच्चों की सगाई कब करवा सकते हैं? पंडित जी मुस्कुराते हुए, यजमान, परसों का दिन बहुत ही शुभ है, आप उस दिन अपने सभी बच्चों की सगाई करवा सकते हैं। अन्यथा 1 महीने पश्चात भी एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जैसा आपको ठीक लगे, आप उसमें बच्चों की सगाई करवा दीजिए। आराध्या जी बोली, 1 महीना तो बहुत लेट हो जाएगा।
दिशा जी बोली, हाँ परसों का मुहूर्त ठीक है, हमारे पास एक दिन रहेगा, हम सब मिलकर सारी तैयारियां कर लेंगे। वीर जी बोले, ठीक है, फिर अगर सबको परसों का मुहूर्त ठीक लगता है तो हम परसों ही बच्चों की सगाई करवा देते हैं। वीर जी की बातों से सब सहमत होते हैं और सब परसों के मुहूर्त में सगाई करवाने के लिए मान जाते हैं। रुद्र सिव्यांशिका को ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ ज़रूर किसी की सगाई का मुहूर्त निकल रहा है, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सगाई हो किसकी रही है। आखिर तंग आकर रुद्र सबके सामने खड़े होकर पूछ लेता है, आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि सगाई किसकी हो रही है। अमृता जी मुस्कुराते हुए, तुम सबकी, रुद्र और किसकी। रंजीता जी रुद्र को देखकर, अक्षय और वेदिका की। यह सुनकर अक्षय मुस्कुरा देता है। दिशा जी मुस्कुराते हुए, तरुण और तृप्ति की। दिशा जी की बात सुनकर तरुण और तृप्ति मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। वंदना जी रुद्र को देखकर, तुम्हारी और शिव्यांशिका की। सबकी बातें सुनकर रुद्र और शिव्यांशिका दोनों हैरान हो जाते हैं। जहां अपनी और शिव्यांशिका की सगाई का सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वहीं शिव्यांशिका के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। वो बिना कुछ बोले सबके बीच में से उठती है और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। शिव्यांशिका को ऐसे बिना किसी से कुछ बोले जाता देखकर सब परेशान हो जाते हैं। तो वंदना जी मुस्कुराते हुए, शायद शर्मा गई होगी, लेकिन अभी ज्ञान जी और आराध्या जी को शिव्यांशिका का ऐसे जाना खटकने लगता है। रुद्र भी वंदना जी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, लेकिन जब उसकी नज़र अभिज्ञान जी पर जाती है तो उसे भी लगता है कि कोई तो बात है जिसकी वजह से शिव्यांशिका यहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपनी दक्षिणा लेकर और परसों समय पर आने का कहकर चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद सारी लेडीज अपना एक अलग ग्रुप बनाकर परसों की तैयारी करने लगती हैं। ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए सब आज से ही सारी तैयारियां शुरू कर रही थी। वहीं सारी टोली गार्डन में बैठकर बात करने के लिए चली जाती है। आराध्या जी अभिज्ञान जी के साथ ऊपर से व्यांशिका के रूप में जाने लगती हैं। तभी दिशा जी उन्हें आभास लगाती हैं। दिशा जी बोली, अरे आराध्या, वहाँ कहाँ जा रही हो, इधर आओ ना, गेस्ट लिस्ट तैयार करते हैं। आराध्या जी दिशा जी को देखकर, हाँ आई दिशा। अभिज्ञान जी को देखकर बोली, आप शिव्यांशिका को देखिए, मैं आती हूँ। अभिज्ञान जी आराध्या जी को देखकर कहकर ऊपर शिव्यांशिका के रूम में चले जाते हैं। तो देखते हैं वहाँ शिव्यांशिका थी ही नहीं। अभिज्ञान जी कुछ सोचकर ऊपर टेरिस पर जाते हैं तो देखते हैं शिव्यांशिका रेलिंग के पास खड़ी किसी सोच में गुम थी। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका के पास आते हैं। शिव्यांशिका अपनी सोच में थी, तभी उसे अभिज्ञान जी की आवाज़ आती है, क्या बात है शिव्यांशिका, तुम ऐसे बिना कुछ बोले ऊपर क्यों आ गई बेटा। शिव्यांशिका बोली, आप इन्हें ये सब क्यों किया डैड, और अगर किया भी तो इस बारे में आपको मुझे बताना चाहिए था। अभिज्ञान जी बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया शिव्यांशिका, रुद्र और तुम्हारे रिश्ते को नाम की ज़रूरत है बेटा। शिव्यांशिका अभिज्ञान जी को देखकर, आपको लगता है जिस हालत में मैं हूँ ऐसी हालत में मुझे रुद्र से सगाई करनी चाहिए। आप जानते हैं ना मैं ठीक नहीं हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ डैड। अभिज्ञान जी बोले, शिव्यांशिका ये क्या बकवास कर रही हो बेटा, तुम किसी भी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, समझ रही हो मेरी बात। शिव्यांशिका हंसते हुए, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं डैड, क्या रूडी मुझ जैसी लड़की को डिजर्व करते हैं, और जिस रास्ते में मैं हूँ, जैसा मेरा मकसद है, क्या तब भी मुझे रुद्र से सगाई करनी चाहिए या उनकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए, ये जानते हुए भी कि आज नहीं तो कल मैं शायद ना बच पाऊँ। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को समझाते हुए, बेटा तुम जो सोच रही हो वो। शिव्यांशिका बीच में बोली, नो डैड, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ, मेरा मकसद मेरे परिवार के कातिल को ढूंढना है। आपने मॉम को तो किसी तरीके से समझा लिया, पर रुद्र। अभिज्ञान जी बोले, तो तुम क्या चाहती हो शिव्यांशिका। शिव्यांशिका बोली, मुझे नहीं पता डैड, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे मकसद के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, और रही बात सगाई की तो मैं रुद्र को कह दूंगी कि मैं ये सगाई नहीं करना चाहती। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका की बात सुनकर गार्डन में पूरी टोली के साथ बैठे रुद्र की तरफ इशारा करके बोले, वहाँ देखो शिव्यांशिका, रुद्र कितना खुश नजर आ रहा है। जब से उसे पता चला है कि उसकी और तुम्हारी सगाई होने वाली है, कितना खुश नजर आ रहा है वो। तुम्हें क्या लगता है इतने सालों में मैंने तुम्हें बस पहचाना है, रुद्र को नहीं। बेटा तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, तुम लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हो,
और तुम क्या कहोगी उससे कि रुद्र मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ये सगाई नहीं करूँगी। शिव्यांशिका बोली, पर डैड आप खुद सोचिए ना, रूडी क्या मुझ जैसी लड़की डिजर्व करते हैं जिसे रात में ढंग से नींद नहीं आती, जिसे रात में डरावने सपने आते हैं, जिसे जब चाहे तब पैनिक अटैक्स आते हैं। मेरे साथ रूटी को कोई खुशी नहीं मिलेगी डैड, बल्कि वो तो बस इसी वजह से टेंशन में आ जाएंगे, जरा जरा में मेरी चिंता करने लगेंगे। अभिज्ञान जी बोले, तुमने ये कैसे सोच लिया कि रुद्र तुम्हारी चिंता करने लगेगा? ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुम्हारे पैनिक अटैक्स वाली बीमारी को दूर करने की कोशिश करेगा, या ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारे हर मकसद में तुम्हारे साथ होगा, बिना ये सच उसे बताए तुमने उसके बारे में ये सब कैसे सोच लिया? शिव्यांशिका बोली, पर डैड। अभिज्ञान जी बोले, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम रुद्र को पैनिक अटैक वाली बात नहीं बता देती तब तक तुम खुद से कोई भी फैसला नहीं लोगी। पहले रुद्र को ये सच बताओ और फिर उसे फैसला लेने दो। अगर वो ये कहे कि वो तुमसे सगाई नहीं करना चाहता तब मैं तुम्हें या उसे नहीं रोकूंगा, कहकर चले जाते हैं। वहीं से शिव्यांशिका खड़े होकर गार्डन में सबके साथ बैठे रुद्र को देखने लगती है। वहीं नीचे गार्डन में सब बातें कर रहे थे। वंश सबको उनके सगाई के बारे में बोलकर बार बार चिढ़ा रहा था। वंश हंसते हुए, वैसे अक्षय भाई, अभी आपको वेदिका भाभी की कमी खल रही होगी, है ना? क्योंकि रुद्र भाई और तरुण भाई की अपनी अपनी बंदियां तो उनके पास ही एक ही घर में है, पर आपकी वाली तो लखनऊ में है। अंशिका हंसते हुए, नहीं नहीं वंश, यहाँ अक्षय भाई ही नहीं बल्कि रुद्र भाई भी अपनी वाली को मिस कर रहे हैं। जब से सगाई का सुना है तब से शर्म के मारे नीचे ही नहीं आ रही हैं। अंशिका की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। रुद्र बोला, वैसे ये सब हुआ कैसे? मतलब अचानक से सबने सगाई का फैसला कैसे ले लिया? वंश बोला, अरे रुद्र भाई, ये सब तरुण भैया की वजह से हुआ है। धीर मामू ने तरुण भैया को तृप्ति भाभी से बात करते हुए सुन लिया था और फिर क्या था, लगा दी उनकी अच्छे से क्लास। जब उन्हें पता चला कि तरुण भाई तृप्ति भाभी से प्यार करते हैं तो बस उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तृप्ति भाभी के मॉम डैड को कॉल किया और उन्हें भी पूरी बात बता दी। फिर धीरे धीरे ये बात सारे बड़ों में फैल गई और हम लोगों को तो ये भी नहीं पता चला कि कब बीर मामू ने मॉम और डैड को भी यहाँ बुला लिया। हम लोग ने भी जब थोड़ा वॉक करके वापस घर आए तो हम लोगों ने देखा कि सारे बड़े हाल में इकट्ठा थे और उनके साथ साथ तरुण भाई और तन्वी दी भी थे। रुद्र मुस्कुराते हुए, ओ, और फिर अक्षय भाई और मेरी सगाई की बात कहाँ से आ गई? तन्वी मुस्कुराते हुए, वो तो सारे बड़ों ने ही डिसाइड किया कि जब तरुण भाई की सगाई हो ही रही है तो लगे हाथ अक्षय भाई और आपकी भी सगाई करवा देते हैं। और फिर उन्होंने वेदिका भाभी के पेरेंट्स से बात की तो वो भी मान गए। तो बस फिर क्या था, बुला लिए पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए। वंश हंसते हुए, बड़ों ने सोचा केवल एक ही बकरे को क्यों हलाल करे, 2 बकरे हलाल होने के लिए तो पहले ही तैयार बैठे हैं, तो फिर तीनों को साथ में ही हलाल कर देते हैं, पैसे भी बचेंगे। वंश की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वहीं रुद्र, तरुण और अक्षय उसे पकड़ने जाते हैं पर इससे पहले ही वो भाग खड़ा होता है। तन्वी हंसते हुए, यार ये वंश बहुत बड़ा वाला नौटंकी है, हर बार कुछ न कुछ कर ही देता है, जिससे सब हंसने लगते हैं। तृप्ति मुस्कुराते हुए, हाँ ये बहुत एंटरटेनिंग है। तन्वी और तृप्ति बात कर ही रहे थे कि तभी तृप्ति की नज़र अंशिका पर जाती है जो अपने फ़ोन पर कुछ पढ़कर मुस्कुरा रही थी। तृप्ति तन्वी को अंशिका की तरफ देखने का इशारा करती है। तन्वी मुस्कुराते हुए, अंशिका किससे बात कर रही हो? अंशिका बदहवासी में, रोनी से दी। तन्वी और तृप्ति मुस्कुराते हुए, ओह। तन्वी और तृप्ति का रिएक्शन सुनकर अंशिका को याद आता है कि उसने क्या बोल दिया। वो हड़बड़ाकर दोनों की तरफ देखती है। अंशिका बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो। तन्वी मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं अंशिका, हम समझ गए। तृप्ति अंशिका को छेड़ते हुए, अंशिका तुम कहो तो सबसे कहकर परसों हम तुम्हारी भी रोनी से सगाई करवा दें। अंशिका शर्माते हुए, प्लीज़ भाभी। अंशिका को ऐसे शर्माते देखकर तृप्ति और तन्वी हंसने लगती हैं। वहीं टेरिस पर खड़ी शिव्यांशिका सबको हंसते मुस्कुराते देख रही थी। तभी वंश के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हुए रुद्र की नज़र ऊपर शिव्यांशिका पर पड़ती है। वो शिव्यांशिका को देखकर नीचे आने को बोलता है तो शिव्यांशिका आने का बोलकर टेरिस से नीचे चली जाती है।
शिव्यांशिका नीचे सबके पास आती है। तभी वंश, अक्षय, रुद्र और तरुण से बचने के लिए भागते हुए आकर शिव्यांशिका के पीछे छिप जाता है। वंश मिमियाते हुए, भाभी भाभी प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ अपने प्यारे देवर को इन लोगों से बचा लो भाभी। शिव्यांशिका हैरानी से, वंश क्या हुआ है? रुद्र, अक्षय और तरुण को देखकर, और आप लोग ऐसे वंश के पीछे क्यों भाग रहे हो? रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, शिवी तुम सामने से हटो, आज इस वंश के बच्चों को हम नहीं छोड़ेंगे। वंश रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका के पीछे से झांकते हुए, मेरा बच्चा, अरे भाई आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और ना ही अभी होने वाली है। वंश की बातें सुनकर तन्वी, तृप्ति और अंशिका जो गार्डन में बैठे हुए ये सब देख रही थी हंसने लगती हैं। अक्षय बोला, ये कभी नहीं सुधरेगा। रुद्र, तरुण एक काम करो, इसे शिव्यांशिका के पीछे से पकड़कर लेकर आओ। वंश शिव्यांशिका को पकड़कर, भाभी मुझे इन तीनों से बचाओ, ये तीनों आज मुझे छोड़ेंगे नहीं, प्लीज़ बचा लो। शिव्यांशिका परेशान होते हुए, आखिर आप लोग मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? वंश बोला, भाभी मैंने तो बस सबको हंसाने के लिए जोक क्रैक किया था और कुछ नहीं। तरुण बोला, अच्छा तूने जोक क्रैक किया था? शिव्यांशिका को देखकर, शिव्यांशिका भाभी ये झूठ बोल रहा है, इसने हम सबको बकरा कहा। तरुण की बात सुनकर शिव्यांशिका हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। वो वंश की तरफ देखती है जो मासूम सी शक्ल बनाकर उसे ही देख रहा था। वंश का मासूम सा चेहरा देखकर शिव्यांशिका को उस पर दया आ जाती है। वो अक्षय को देखकर, भाई वंश तो छोटा है लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आप उसे माफ़ कर दीजिए, वो ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा शिव्यांशिका को देखकर, शिव्यांशिका ये हर बार ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है, हम इस बार तो इसे छोड़ेंगे नहीं, कहकर वो वंश के करीब जाता है। तभी शिव्यांशिका बिना किसी भाव के, ठीक है आप लोग ये सब बाद में कर लीजिएगा, अभी मुझे सबसे बात करनी है, तो आप सब अंदर चलिए। शिव्यांशिका की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं तो शिव्यांशिका को सीरियस देखकर सब परेशान हो जाते हैं। वहीं रुद्र को पता नहीं क्यों पर शिव्यांशिका का बिना भाव वाला फेस देखकर अजीब सा डर लगने लगता है। थोड़ी देर बाद एक बार फिर सब हाल में इकट्ठा होते हैं। सबकी नज़रें शिव्यांशिका पर थी। वहीं शिव्यांशिका शांत खड़ी थी। तभी कुछ नौकर शिव्यांशिका का बैग उठाकर नीचे हाल में ले आते हैं। दिशा जी बैग देखकर नौकरों से, ये आप सब किसका बैग लेकर आए हैं? शिव्यांशिका बिना किसी भाव के, ये सब मेरा है आंटी। शिव्यांशिका की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। दिशा जी बोली, बेटा तुम कहीं जा रही हो क्या, और तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? शिव्यांशिका बोली, मैंने आप सबको ये बताने के लिए बुलाया था कि मैं रूडी से सगाई नहीं करूँगी। शिव्यांशिका की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वहीं रुद्र गुस्से से शिव्यांशिका को देखकर उसके पास आता है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, क्यों नहीं करनी तुम्हें मुझसे सगाई, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना? शिव्यांशिका रुद्र को इग्नोर करके सबसे, और जब मैं रूडी से सगाई कर ही नहीं रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ रहने का कोई हक है, इसलिए मैं मॉम डैड के साथ सिंह मेंशन जा रही हूँ। शिव्यांशिका की बातें जहाँ रुद्र को तीर की तरह चुभ रही थी, वहीं सब रुद्र और शिव्यांशिका दोनों के लिए ही काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अभिज्ञान जी अपने मन में, ये तुमने ठीक नहीं किया शिव्यांशिका, तुम्हें इस तरह से ये सब नहीं करना चाहिए था, मेरे समझाने के बाद भी तुमने अपने मन की। शिव्यांशिका सबसे अपनी बात कहकर जाने लगती है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, सबके मन में सवाल थे, पर जब शिव्यांशिका ने रुद्र के सवाल का ही जवाब नहीं दिया तो वो किसी और से सवाल का क्या ही जवाब देती, इसलिए सब चुपचाप उसे जाते हुए देखने लगते हैं। तभी रुद्र जल्दी से शिव्यांशिका के पीछे जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक लेता है। रुद्र के हाथ पकड़ते ही शिव्यांशिका के कदम रुक जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे हिम्मत जुटा रही हो रुद्र का सामना करने की। रुद्र शिव्यांशिका के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे शिव्यांशिका सीधे रुद्र के करीब आ जाती है और उसके उस हाथ को उसकी पीठ की तरफ मोड़कर अपने और करीब कर लेता है। फिर उसकी आंखों में देखकर, जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती शिवी। शिव्यांशिका रुद्र से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, रूडी ये आप क्या कह रहे हैं, छोड़िए मुझे। उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उसकी आंखों में देखकर, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, कहकर बिना पीछे मुड़े सीधे रघुवंशी विला से बाहर निकल जाती है। शिव्यांशिका को जाता देखकर रुद्र भी बिना किसी से कुछ कहे ऊपर अपने रूम में चला जाता है।
जहाँ अब तक खुशियों का माहौल था वहाँ सबके चेहरे उदास हो जाते हैं। जहाँ सब खुशी खुशी परसों सगाई की तैयारियां करने में जुटे हुए थे वहाँ अब सब शांत बैठ जाते हैं। अभी ज्ञान जी और आराध्या जी भी सिचुएशन को देखते हुए बिना कुछ बोले तृप्ति के साथ सिंह मेंशन चले जाते हैं। शिव्यांशिका जल्दी से सिंह मेंशन आकर अपने रूम में चली जाती है और जो आंसू उसने अब तक रोक कर रखे थे उसे बहने देती है। उसे ये सब करते वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसके हिसाब से यही सही था। वहीं रुद्र सीधे अपने रूम में आकर बालकनी में चला जाता है और जो कुछ शिव्यांशिका ने नीचे कहा था उसके बारे में सोचने लगता है। तरुण, वंश और अक्षय रुद्र के पास उसके रूम में आते हैं। अक्षय रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर, तू चिंता मत कर रुद्र, शिव्यांशिका तुझसे बहुत प्यार करती है। जरूर कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो ये सगाई नहीं करना चाहती। तरुण बोला, हाँ रुद्र, अक्षय भाई सही कह रहे हैं, तू शांति से शिव्यांशिका से बात कर। वंश बोला, हाँ भाई, और आप चिंता मत कीजिए, आपके तीनों भाई आपके साथ हैं। रुद्र, तीनों की बात सुनकर जानता हूँ आप सब मेरे साथ हैं, और ये भी जानता हूँ कि कोई वजह तो है जिसकी वजह से शिवी ने मुझसे सगाई करने से मना किया है, और जब तक मैं उससे अपने सवालों के जवाब नहीं ले लेता मैं शांत नहीं बैठूंगा, कहकर पलटता है और रूम में आकर अपनी कार की की उठाकर चले जाता है। रुद्र को ऐसे जाता देखकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं रुद्र नीचे आता है और जाने लगता है तो सब उसे आवाज़ देते हैं, पर वो इस समय इतने गुस्से में था, इतनी परेशानियों से घिरा था कि वो किसी के कहने पर नहीं रुकता और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। अभी ज्ञान जी और आराध्या जी जब तृप्ति के साथ सिंह मेंशन आते हैं तो तीनों शिव्यांशिका के रूम में आकर देखते हैं कि शिव्यांशिका रोते रोते सो चुकी थी। उसके गाल पर आंसुओं के निशान दिखाई दे रहे थे। शिव्यांशिका की ऐसी हालत देखकर आराध्या जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो शिव्यांशिका के पास जाकर प्यार से उसके माथे को चूमती है और ब्लैंकेट उड़ाकर उसके रूम की लाइट ऑफ कर देती है। आज जो कुछ हुआ उसके बाद किसी का भी डिनर करने का मन नहीं था, इसलिए तृप्ति अपने रूम में चली जाती है और अभी ज्ञान जी भी आराध्या को लेकर अपने रूम में आ जाते हैं। आधी रात को सिंह मेंशन की ऊंची दीवार पर बड़ी आसानी से चढ़कर शिव्यांशिका के कमरे में खिड़की की सहायता से कोई अंदर आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बेड पर लेटी शिव्यांशिका पर जाती है तो वो हैरान रह जाता है। एक बार फिर वो दर्दनाक हादसा एक रील की तरह शिव्यांशिका के सपने में खुद को दोहरा रहा था। शिव्यांशिका पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी और जोर जोर से माँ सा बाबा सा चिल्ला रही थी। शिव्यांशिका की ऐसी हालत देखकर रुद्र, जो इतनी रात को अपने सवालों के जवाब लेने के लिए खिड़की से शिव्यांशिका के कमरे में आया था, वो परेशान हो जाता है। वो जल्दी से शिव्यांशिका के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करता है, पर शिव्यांशिका वो तो किसी और ही दुनिया में थी। शिव्यांशिका की ऐसी हालत देखकर रुद्र डर जाता है। शिवी, शिवी उठो, तुम्हें क्या हो गया है? शिवी, होश में आओ। शिव्यांशिका नींद में गहरी सांस लेते हुए, माँ सा बाबा सा, नहीं मेरे बाबा को बचाओ, नहीं। रुद्र नम आँखों से, शिवी प्लीज होश में आओ शिवी। तभी अचानक शिव्यांशिका के रूम की लाइट ऑन होती है और अभिज्ञान जी अंदर आते हैं। वो शिव्यांशिका के रूम से आती आवाज़ सुनकर यहाँ आए थे, पर रुद्र को वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। तभी उनकी नज़र शिव्यांशिका पर जाती है। शिव्यांशिका को देखकर वो जल्दी से उसके पास आते हैं। अभिज्ञान जी परेशान होते हुए, शिव्यांशिका होश में आओ बेटा। रुद्र बोला, चीफ देखिए ना शिवी को क्या हुआ है। इतनी कोशिशों के बाद भी जब शिव्यांशिका होश में नहीं आती तो अभिज्ञान जी जल्दी से डॉक्टर माथुर को फ़ोन करते हैं। अभिज्ञान जी फ़ोन पर, हेलो डॉक्टर माथुर, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, शिव्यांशिका को फिर से पैनिक अटैक आया है। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका के रूम में डॉक्टर माथुर ने शिव्यांशिका को नींद का इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से शिव्यांशिका सो चुकी थी। अब तक तृप्ति और आराध्या जी भी जाग चुके थे। शिव्यांशिका की ऐसी हालत देखकर रुद्र के मन में हजारों सवाल खड़े हो चुके थे, जिनके जवाब वो अभिज्ञान जी से लेने वाला था। डॉक्टर माथुर अभिज्ञान जी के पास आकर, अभी तो वो सो रही है, पर ये ठीक नहीं है मिस्टर सिंह, शिव्यांशिका को अटैक आना वापस से शुरू हो चुके हैं, उसे टेंशन से दूर रखिए, उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए मिस्टर सिंह। रुद्र परेशान होते हुए, अटैक? कैसे अटैक डॉक्टर? शिवी को क्या हुआ है?
रुद्र की बात सुनकर डॉक्टर माथुर अभिज्ञान जी की तरफ देखते हैं। अभिज्ञान जी डॉक्टर माथुर को देखकर, ये वही है जिसके साथ की वजह से शिव्यांशिका ने पिल्स लेना बंद कर दिया था। अभिज्ञान जी की बात सुनकर डॉक्टर माथुर, रुद्र और बाकी सबको देखकर, हमें नीचे चलकर बात करना चाहिए। डॉक्टर माथुर की बात सुनकर सब हामी भरते हैं और सब नीचे हॉल में आ जाते हैं। रुद्र एक बार फिर अपना सवाल दोहराता है, आप सब चुप क्यों हैं? बताइए मुझे, शिवी को क्या हुआ है? और आज मैंने देखा वो सब आखिर कौन से अटैक की बात कर रहे हैं आप सब? डॉक्टर माथुर बोले, पैनिक अटैक। शिव्यांशिका को पैनिक अटैक आते हैं? रुद्र हैरान होकर, पैनिक अटैक? डॉक्टर माथुर बोले, हाँ, पैनिक अटैक कई विचारों के कारण हो सकता है, जिसमें पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और चिकित्सा समस्याएं शामिल हैं। ये या तो ट्रिगर हो सकते हैं या अप्रत्याशित रूप से हो सकते हैं। अचानक किसी बात का डर हावी होना, तनाव के साथ दिल की धड़कन का असामान्य गति से तेज होना, पैरों का कांपना, सीने में दर्द और बेचैनी होना, बैलेंस खो देना या बेहोशी आ जाना, ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो पैनिक अटैक में दिखाई देते हैं। अंशिका को ये अटैक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से आते हैं। रुद्र परेशान होकर, ये क्या है डॉक्टर? डॉक्टर माथुर बोले, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD एक मेंटल से जुड़ी समस्या है जो किसी ऐसी भयानक घटना से उत्पन्न होती है जिसे व्यक्ति ने खुद अनुभव किया होता है या देखा होता है। इस डिसऑर्डर से पीड़ित होने पर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी एकाग्रता की क्षमता प्रभावित होती है, पीड़ित व्यक्ति सोशल सर्कल से कटने लगता है, उसे घुलने मिलने में दिक्कत आती है। डिसऑर्डर के कारण व्यक्ति को सोने में दिक्कत आने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में लगातार घटना संबंधी विचार चलते रहते हैं। साथ ही सोने पर उसे इसी के संबंध में सपने भी आते हैं, जिससे वो सोने से कतराने लगता है, जो उसकी मानसिक सेहत पर बुरा असर डालता है। यह उसे डिप्रेशन की स्थिति में भी पहुंचा सकता है। रुद्र नम आँखों से, क्या इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर? डॉक्टर माथुर बोले, है, इस बीमारी का इलाज मनोवैज्ञानिक द्वारा ही किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट काउंसलिंग, हिप्नोसिस और दवाइयों के द्वारा कर सकते हैं। अभिज्ञान जी रुद्र को देखकर, इतने सालों से हम अब शिव्यांशिका को इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं रुद्र, पर उस पर किसी दवाई या ट्रीटमेंट का असर नहीं हुआ। डॉक्टर माथुर बोले, हाँ, क्योंकि जब तक शिव्यांशिका के दिल में ठीक होने की चाह नहीं होगी तब तक कोई दवाई या ट्रीटमेंट काम नहीं कर सकता। अभिज्ञान जी बोले, लेकिन वो जब से तुमसे मिली थी तब से वो ठीक होने लगी थी रुद्र, उसे अटैक्स आना बंद हो चुके थे। इनफैक्ट वो कंट्रोलिंग पिल्स जो शिव्यांशिका की बॉडी के लिए हार्मफुल थी वो भी उसने लेना बंद कर दिया था। डॉक्टर माथुर खड़े होते हुए, ओके, अब मैं चलता हूँ, रुद्र को देख कर बोले, आप शिव्यांशिका को जितना खुश रखेंगे वो उतनी जल्दी ठीक होगी, धीरे धीरे ही सही, पर ये अटैक शिव्यांशिका को अंदर ही अंदर तोड़ रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ, कहकर डॉक्टर माथुर चले जाते हैं। डॉक्टर माथुर की बातें सुनकर रुद्र को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अभिज्ञान जी की तरफ देखकर, क्या ये सब उस हादसे की वजह से हुआ है? अभिज्ञान जी बोले, ये अटैक उस हादसे का ही परिणाम है। उस हादसे ने शिव्यांशिका के दिमाग पर अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि वो उससे उबर ही नहीं पा रही है। रुद्र बोला, और जो आज शिवी ने कहा वो सब? अभिज्ञान जी रुद्र को देखकर, उसका रीज़न भी यही है रुद्र, शिव्यांशिका को लगता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो नहीं चाहती कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले और तुम परेशान हो। सबकी बातें सुनकर इतनी देर से शांत बैठी आराध्या जी रुद्र के पास आकर नम आँखों से, बेटा, आज तुमसे कुछ मांगूं? रुद्र आराध्या जी के आंसू पोंछकर, आप पूछ क्यों रही हैं आंटी, आपका पूरा हक है मुझसे कुछ भी मांगने का। आराध्या जी नम आँखों से, बेशक मैंने शिव्यांशिका को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसे तृप्ति से भी ज़्यादा प्यार दिया है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ ने उस पर क्या जादू किया कि जो हम नहीं कर पाए वो तुम्हारे साथ रहने भर से हो गया। मैं बस इतना चाहती हूँ, तुम मेरी बच्ची को ठीक कर दो बेटा, मेरा दिल कहता है तुम्हारा साथ उसे ठीक कर देगा। रुद्र मुस्कुराते हुए, आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं शिव्यांशिका को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभिज्ञान जी तृप्ति से, तृप्ति बेटा, अपनी मॉम को रूम में ले जाओ। तृप्ति जी डैड कहकर आराध्या जी को लेकर चली जाती है। अभिज्ञान जी रुद्र को देखकर, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, आज जो कुछ भी तुम्हें पता चला है
उसके बाद तुम्हारा शिव्यांशिका और अपने रिश्ते को लेकर जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। रुद्र अभिज्ञान जी को देखकर इतने साल से आपके साथ हूँ पर आप मुझे अब तक नहीं समझ पाए चीफ। मैंने शिव्यांशिका से आज प्यार नहीं किया, मैं उससे तब से करता आ रहा हूँ जब शायद मुझे प्यार शब्द का मतलब भी पता नहीं था। और मेरा प्यार इतना खुदगर्ज नहीं है कि मैं शिव्यांशिका के बारे में जानकर मैं उसे बीच रास्ते में छोड़ दूंगा। ये रुद्र प्रताप रघुवंशी अपने वादे का पक्का है। अब मेरे साथ मेरी सीवी से तभी छूटेगा जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। रुद्र की बात सुनकर अभिज्ञान जी को उस पर बहुत गर्व हो रहा था, पर वो ये बात उससे नहीं कहते, बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। रुद्र अपनी जगह खड़ा होता है और अपनी नज़रें नीचे करके अभिज्ञान जी से कहता है, चीफ अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं सीवी के साथ उसके रूम में। रुद्र अपनी बात बीच में ही छोड़ देता है क्योंकि उसे अपनी बात पूरी करने में थोड़ी हिचक हो रही थी, लेकिन उसकी बात अभिज्ञान जी समझ जाते हैं। अभिज्ञान जी मुस्कुराते हुए रुद्र से, शिव्यांशिका और तुम्हारा प्यार जिस्म का नहीं रूह का है रुद्र, और मैं कौन होता हूँ तुम दोनों को रोकने वाला। तुम आज या जब चाहो यहाँ आ भी सकते हो और शिव्यांशिका के साथ उसके रूम में रुक भी सकते हो। मुझे तुम पर और शिव्यांशिका पर दोनों पर पूरा यकीन है। अभिज्ञान जी की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए गुड नाइट कहकर ऊपर शिव्यांशिका के रूम में चला जाता है। वहीं अभिज्ञान जी भी अपने रूम में चले जाते हैं। रुद्र ऊपर शिव्यांशिका के रूम में आता है तो देखता है शिव्यांशिका सो रही थी। हालांकि नींद का इंजेक्शन देने के बावजूद शिव्यांशिका के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। रुद्र शिव्यांशिका के पास आता है और बगल में उसके बैठकर उसके माथे को प्यार से चूम लेता है और फिर उसे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शिवी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पहले हमारी सगाई होना ज़रूरी है। तुम्हें सगाई करनी पड़ेगी शिवी, फिर तुम चाहो या ना चाहो, क्योंकि तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे एक अधिकार की ज़रूरत है जो सगाई के बाद मुझे मिल जाएगा। आई लव यू शिवी कहकर वो उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह 4 बजे एक बार फिर शिव्यांशिका की नींद का इंजेक्शन लगने के बाद भी अपने आप आँख खुल जाती है। शिव्यांशिका उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास होता है। शिव्यांशिका अपने बाजू में देखती है तो रुद्र उसे पकड़कर सोया हुआ था। रुद्र को देखकर पहले तो शिव्यांशिका हैरान हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे रुद्र को छोड़कर जाने का मन नहीं करता और वो रुद्र को पकड़कर एक बार फिर उसकी बाहों में सो जाती है। रुद्र भी शिव्यांशिका को नींद में खुद से चिपका लेता है, जिससे शिव्यांशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो रुद्र को गले लगकर सो जाती है। सुबह 9 बजे सिंह मेंशन में रुद्र और शिव्यांशिका को छोड़कर बाकी सब उठ चुके थे और नीचे हाल में बैठे हुए थे। आराध्या जी घड़ी देखकर, क्या बात है, सुबह के 9 बज चुके हैं लेकिन शिव्यांशिका अभी तक नहीं उठी। तृप्ति बोली, हाँ वरना दी तो सुबह होने से पहले ही उठ जाती हैं। आराध्या जी परेशान होते हुए, उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना, मैं एक काम करती हूँ ऊपर देख कर आती हूँ कहकर जाने लगती हैं। तभी इतनी देर से शांति से न्यूज़पेपर पढ़ रहे अभिज्ञान जी आराध्या जी को रोकते हुए, रुकिए आराध्या, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तृप्ति बोली, मैं भी। दोनों की बात सुनकर आराध्या जी कुछ नहीं बोलती और तीनों ऊपर शिव्यांशिका के रूम में आ जाते हैं। अभिज्ञान जी धीरे से शिव्यांशिका के रूम का डोर खोलते हैं और तीनों अंदर आते हैं। अंदर आकर तीनों की नज़रें जब सामने जाती है तो सामने का नज़ारा देखकर तीनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। सामने रुद्र और शिव्यांशिका एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोए हुए थे। शिव्यांशिका का सिर रुद्र के सीने पर रखा हुआ था और वो रुद्र को इतनी कसकर पकड़कर सोई थी कि अगर उसे छोड़ देगी तो शायद रुद्र उसे छोड़कर चला ना जाए। दोनों के एक साथ इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि उन्हें किसी चीज़ का होश ही नहीं था। आराध्या जी मुस्कुराते हुए, आज हमारी शिव्यांशिका कितने दिनों बाद इतनी देर तक सो रही है। तृप्ति मुस्कुराते हुए, हाँ मॉम, और वो भी इतनी पक्की नींद लेकर कि हमारे आने तक का भी होश नहीं है, वरना तो सुई तक गिरने की आवाज़ से उठकर बैठ जाती हैं। और आज देखो हम तीनों उनके रूम में खड़े हैं और उन्हें इस बात का होश भी नहीं है। अभिज्ञान जी, आज दोनों काफ़ी सुकून की नींद सो रहे हैं, मुझे लगता है हमें इन्हें सोने देना चाहिए। आराध्या जी बोली, हाँ हमें चलना चाहिए। तीनों रूम का डोर बंद करके नीचे आ जाते हैं।
सुबह 11 बजे रुद्र की आंख खुलती है। वो देखता है शिव्यांशिका उसे पकड़कर किसी बच्चे की तरह सोई हुई थी। उसका सिर रुद्र के सीने पर था, जिसे तकिया बनाकर वो सुकून से सो रही थी। सुबह के 11 बजे रुद्र की आंख खुलती है। वो देखता है शिव्यांशिका उसे पकड़कर किसी बच्चे की तरह सोई हुई थी। उसका सिर रुद्र के सीने पर था, जिसे तकिया बनाकर वो सुकून से सो रही थी। रुद्र शिव्यांशिका को ऐसे सोता देखकर मुस्कुरा देता है। तभी उसके दिमाग में कल रात डॉक्टर माथुर की बातें घूमने लगती है। वो शिव्यांशिका के माथे को प्यार से चूमकर खुद से अलग करता है। तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। टाइम देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर शिव्यांशिका के पास जाकर उसे उठाने लगता है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, शिवी उठो, सुबह हो चुकी है शिवी। शिव्यांशिका कुनमुनाते हुए, रूडी सोने दीजिए ना। रुद्र शिव्यांशिका की बात सुनकर हैरानी से, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ? शिव्यांशिका नींद में ही बोली, हाँ सुबह देखा था आपको, अब प्लीज़ सोने दीजिए हमें। रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका को उठाकर, उठो शिवी, हमें शॉपिंग पर भी जाना है, कल सगाई है हमारी। शिव्यांशिका सोते हुए, आप शायद भूल रहे हैं मैंने आपसे सगाई करने से मना कर दिया है। रुद्र बोला, तुम्हारे मना कर देने से कुछ नहीं होगा। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक ये सगाई नहीं टूट सकती। अब उठो। शिव्यांशिका बोली, नहीं हमें नहीं उठना है, आज बड़े दिनों बाद अच्छी नींद आई है, सोने दीजिए हमें। रुद्र बोला, सो लेना, पर हमारी सगाई के बाद, अभी उठो, हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है। शिव्यांशिका बोली, आपको समझ नहीं आ रहा, हमें आपसे सगाई नहीं कर रहे हैं। रुद्र बोला, क्यों? अपने पैनिक अटैक के कारण? रुद्र का इतना कहना था कि शिव्यांशिका की नींद झट से खुल जाती है। वो तुरंत उठकर रुद्र को हैरानी से देखने लगती है, जो उसे ही घूर कर देख रहा था। शिव्यांशिका परेशान होकर, आपको कैसे? रुद्र शिव्यांशिका के पास आकर उसे देखते हुए, तुमने मेरे प्यार को इतना कम आंक लिया था शिवी, कि तुम्हें लगा मैं यह सच जानकर तुम्हें छोड़ दूंगा? शिव्यांशिका नम आंखों से, नहीं रूडी, आप गलत समझ रहे हैं, हमने कभी आपके प्यार पर शक नहीं किया। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर नम आंखों से, तो फिर तुमने सगाई न करने का फैसला अकेले कैसे ले लिया शिवी? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? शिव्यांशिका बोली, नहीं रूडी, ये सब हमने आपके लिए ही किया है, हम आपके लायक नहीं हैं। रुद्र शिव्यांशिका के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए, एक बात बताओ शिवी, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो क्या तुम तब मुझसे सगाई करने से मना कर देती? शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर बिना कुछ सोचे, बिल्कुल नहीं, हम आपको कभी ऐसे नहीं छोड़ते, आप कहते तब भी नहीं। रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका के माथे को चूमकर, आई थिंक तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका होगा शिवी। रुद्र की बातों का मतलब समझकर शिव्यांशिका रुद्र के गले लग जाती है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। फिर रुद्र शिव्यांशिका को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए, चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमें सबके साथ शॉपिंग पर भी चलना है। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, रुद्र शिव्यांशिका को बाथरूम में ले जाकर उसे अपनी गोद से नीचे उतारता है और उसे कपड़े लाकर दे देता है। रुद्र मुस्कुराते हुए, अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बाहर ही हूँ। शिव्यांशिका रुद्र की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहकर गेट बंद कर देती है। वहीं रघुवंशी विला में सब काफ़ी परेशान थे। रात से सुबह हो चुकी थी, पर रुद्र का कोई अता पता नहीं था। दिशा जी परेशान होते हुए, पता नहीं रुद्र कहाँ चला गया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद वो काफ़ी गुस्से में भी था। वंदना जी दिशा को संभालते हुए, शांत हो जाइए भाभी, हमारा रुद्र कोई बच्चा नहीं है, वो सही और गलत में अंतर जानता है, आप परेशान मत होइए, वो ठीक ही होगा। वीर जी कुछ सोचकर अपना फ़ोन उठाते हैं और एक नंबर पर कॉल लगा देते हैं। जल्दी कॉल पिक होता है और दूसरी तरफ से अभिज्ञान जी की आवाज़ आती है, हेलो। वीर जी फ़ोन पर, हेलो अभिज्ञान। अभिज्ञान जी बोले, हाँ वीर, क्या बात है, सुबह सुबह फ़ोन किया, सब ठीक है ना? वीर जी बोले, अभिज्ञान, रुद्र कल रात से घर नहीं आया है, क्या तुम इसमें कुछ मदद कर सकते हो? हम फ़ोन लगा रहे हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभिज्ञान जी बोले, रुद्र की चिंता मत करो वीर, वो सिंह मेंशन में कल रात ही आया था और भी वो सो रहा है। अभिज्ञान जी की बात सुनकर वीर जी हैरानी से, क्या रुद्र सिंह मेंशन में है? वीर जी की बात सुनकर हाल में बैठे सभी लोगों का ध्यान वीर जी पर जाता है। दिशा जी भी वीर जी को देखकर, रुद्र सिंह मेंशन में है? वीर जी हाँ में सिर हिलाते हुए फ़ोन पर अभिज्ञान जी से कहते हैं, पर वो वहाँ क्या कर रहा है, वो कब आया?
अभिज्ञान जी मुस्कुराते हुए, वो कल रात ही आ गया था, अभी शिव्यांशिका के पास है। वीर जी मुस्कुराते हुए, ठीक है फिर मैं फ़ोन रखता हूँ। अभिज्ञान जी बोले ठीक है कहकर फ़ोन काट देते हैं। वीर जी फ़ोन रख कर सबको बताते हैं कि रुद्र शिव्यांशिका के पास सिंह मेंशन में है। ये जानकर कि रुद्र सिंह मेंशन में है, दिशा जी और बाकी सब लोग अब राहत की सांस लेते हैं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।